एवरीवन। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2023 21 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रही है और समय रहेगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। गणित का पेपर 8 अप्रैल 2023 को है और कक्षा 8 के महत्वपूर्ण सूत्र और प्रश्नों के रूप में जो आपको पेपर में 2023 में मिलने वाले हैं मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो बहुत खेल लिए थोड़ी देर, अब थोड़े दिनों के लिए हम पढ़ाई पर अपना फोकस कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृत संख्याएं कौन सी है, पहचानिए। प्राकृत संख्याएं क्या 0 से शुरू होती है? नहीं होती। प्राकृत संख्याएं 0 से शुरू नहीं होती। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। हाँ, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती है। तो इस तरह से आपके पास वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं जिनमें से आपको एक सही आंसर पर टिक लगाना है या वहाँ पर इस तरह से कॉलम आएगा जिसमें भरकर आना है, लिखकर आना है कि इसका आंसर बी है। ब आता है हिंदी में तो ब, बी आता है तो बी। इस तरह से हमें हमारा पेपर 8वीं का करना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, परिमेय संख्या की परिभाषा को निम्न से प्रदर्शित करता है, बताइए। परिमेय संख्या क्या होती है, दिमाग में आनी चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा को निम्न में से, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, निम्न में से कौन सा है जो परिमेय संख्या की परिभाषा दिखाता है? P+Q करता है क्या? P+Q नहीं करता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां नीचे Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। बस यही कंडीशन हमें इन 4 ऑप्शन में ढूंढनी है। क्या ये कंडीशन है? नहीं है। ये भी नहीं है। कैसे है? क्या नहीं है ना? P/Q यहाँ पर हमारी ये परिभाषा परिभाषित है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको समझाया परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? C, और इसी को हम लिख कर आएंगे वहाँ पर C। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संक्रिया के लिए परिमेय संख्या साहचर्य है? साहचर्य क्या होता है, इसको समझ लीजिए। साहचर्यता की कंडीशन होती है A+B+C, और इस तरह से अगर ब्रैकेट में है तो अगर इस ब्रैकेट को हम चेंज कर दें, यहाँ ना लगाकर इस तरह से लगा दिया जाए, ये साहचर्यता की कंडीशन है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्लस पर, तो साहचर्य की कंडीशन योग के लिए भी है। अगर गुणा के चिन्ह पे लगाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इनके कोष्टक चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों में साहचर्यता का पालन हो रहा है। तो योग साहचर्य के लिए पूछा है ना, कौन सी संक्रिया क्या होती है, इस चीज़ से घबराना नहीं है। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया होती है प्लस, माइनस, भाग और गुणा, ये चारों संक्रियाएं होती है। तो इसके पूछने का मतलब ये है कि साहचर्य किस किस में है, साहचर्यता ये इस तरह से कोष्टक अगर हम बदलें तो किस किस संक्रिया में, प्लस में, माइनस में, भाग में, गुणा में, इनमें से किस में साहचर्य होगी? तो प्लस में होगी, गुणा में होगी, इन दोनों में नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये दोनों क्या है? ये घटाव का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद में इसका आंसर क्या होगा? साहचर्य क्या? योग गुणन A व B दोनों या कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इसका A व B, यानी योग और गुणन। चौथा प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या किस संक्रिया पर साहचर्य नहीं होती? अभी मैंने आपको समझाया, योग पर होती है, गुणन पर होती है, पर भाग पर नहीं होती। A व B तो दोनों साहचर्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नहीं पर ध्यान देना है, पर प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़े, गलती ना हो। योग और गुणन पर साहचर्य है लेकिन भाग पर नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, बताएं। अब योज्य तत्समक क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या में किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये योज्य तत्समक कहलाता है, ठीक है। इस तरह से अगर एग्ज़ाम में इससे आधारित कोई सा भी प्रश्न आता है तो हम योज्य तत्समक क्या लिखेंगे? 0, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, बताएं।
एक नहीं, बी हाँ, तो इस पर टिक लगाओ और आंसर लिखो बी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्या में, कौन सी संख्या में? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में। योज्य तत्समक जोड़ने पर प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि योज्य तत्समक जोड़ने पर वही परिमेय संख्या आ जाती है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? शून्य नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, वही परिमेय संख्या। योज्य तत्समक जोड़ने पर वापस वही परिमेय संख्या आ जाती है। और योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक 0 होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है। गुणनात्मक तत्समक का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए, जैसे कि 6 को 1 से गुणा किया जाए तो 6 एकम 6, वापस वही संख्या, वही संख्या आ जाती है, वही परिमेय संख्या। तो इसका योज्य तत्समक क्या हो, गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? गुणा कर रहे हैं, गुणा संक्रिया लगा रहे हैं, तो गुणनात्मक तत्समक क्या कहलाता है? 1। गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो योज्य तत्समक को क्या करते हैं? 0 से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। गुणात्मक में क्या है? 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये तो गुणात्मक तत्समक हुआ, और ये 0 क्या हुआ? योज्य तत्समक हुआ। ये दोनों अच्छे से याद रखना है हमको। तो हमारा प्रश्न नंबर था 7, निम्न में से परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक बताइए। तो गुणनात्मक तत्समक कौन सा होगा? 0 तो योज्य तत्समक होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो 1 हमारा आंसर होगा, और इसका आंसर इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ से शुरू होता है प्रश्न नंबर 8। किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर अगर वही संख्या वापस आ रही है तो वह क्या कहलाता है? गुणनात्मक तत्समक, और इसका आंसर होगा बी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या a बटा b का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अगर योज्य प्रतिलोम पूछा गया है तो हम ये a बटा b का योज्य प्रतिलोम पूछा है, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए? तो इसमें हम -a बटा b जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका a बटा b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a बटा b। बस आप तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी योज्य प्रतिलोम पूछा जाए उसमें -a बटा b कर देना है, अगर a बटा b का पूछा जा रहा है। और अगर माइनस पहले से ही लगा के दिया जाता है, इसका योज्य प्रतिलोम बताइए, तो माइनस को हटा देना है, चिन्ह चेंज करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह चेंज करते हैं, केवल चिन्ह चेंज करना है। योज्य प्रतिलोम a बटा b का -a बटा b, चिन्ह चेंज किया है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस का ढूंढ लेते हैं। 0 का व्युत्क्रम निम्न में से होगा। 0 का व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम का मतलब क्या है? अगर हम ये 0 लिख रहे हैं और 0 को 1 बटा 0 लिखें, 1 बटा 0 लिखें, तो इसका आंसर क्या आएगा? कभी भी किसी में 0 का भाग हम नहीं देते हैं, और अगर इस तरह से देते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाता है। जब परिमेय संख्याओं की परिभाषा p बटा q लिखते हैं तो उसमें नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो, ऐसा हम लिखते हैं। तो हमें इससे ध्यान रखना है तो इससे ध्यान रख लो, और ऐसे ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रख लो कि इसका व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है। 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया C, और इसको लिख देंगे हम C। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, 1/4 व 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी? हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य चाहे वह कोई सी भी परिमेय संख्या पूछे, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनगिनत परिमेय संख्याएं मौजूद रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनके दोनों 1/4 और 1/2 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होगी?
शून्य, एक, दो, अनगिनत इस और अपरिमेय। हमारा आंसर यहाँ है तो हमने यहाँ टिक लगाया और ये डी। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अभी मैंने आपको बताया, दो परिमेय संख्याओं, इन दोनों के बीच में भी अनगिनत थी, तो अब यहाँ संख्या नहीं लिखी है और इस तरह से भी आपके पास प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो हमें आंसर पता है अपरिमित। इसका आंसर डी हो गया। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं ए बी के बीच की परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या ए बी के बीच की परिमेय संख्या, अब मध्य की, बीच मतलब मध्य की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी दो संख्याएं दे दे, उनके मध्य की जब भी पूछी जाती है उन दोनों को जोड़ देंगे और दो का भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर ला देगा। अगर यहाँ पर संख्याएं दी गई हो तो संख्याएं रख देंगे और भाग में दो कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम a+b/2 कहीं पर दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है कहीं? यहाँ पर दिख रहा है सी पर, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई? सी। हमारा आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 14, रैखिक समीकरण की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण, अब रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण से एक चीज़ याद रखनी है कि बिल्कुल रैखिक समीकरण में एक भी घात नहीं होती है। इसका मतलब अगर इस तरह से लिखा हुआ है x+2 = 5, तो इसमें x की कितनी घात है? 1। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो x की कितनी घात है? 1। तो रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी? 1। तो हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 14 का 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 15, चिन्ह प्लस का, जोड़ का बोलते हो, जोड़ का प्लस चिन्ह पक्षांतरण के बाद माइनस में बदलेगा, भाग में बदलेगा, गुणा में बदलेगा या वही रहेगा? जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदलता है ना, तो प्लस किस में बदलेगा? माइनस में। तो इसका आंसर क्या हो गया? माइनस। इसका आंसर हो गया ए। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पेपर में ऐसे कैसे मिलने वाले हैं और इनकी तैयारी करके जाए, इन पे आधारित प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे और ये प्रश्न भी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, रैखिक समीकरण का हल हो सकता है प्राकृत संख्या, कोई भी परिमेय संख्या या फिर पूर्ण संख्या। इसका आंसर होगा रैखिक समीकरण का हल के प्राकृत संख्या। इसमें प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 आता है, लेकिन इसका हल इस तरह से जब हम निकालते हैं तो परिमेय संख्याओं के रूप में आ जाता है। कैसे? जैसे कि कुछ दिया, जैसे कि सवाल दिया 2x + 3 = 8, तो 2x बराबर, ये पक्षांतरण किया तो माइनस में हो जाएगा, उधर कितना आया? 5। 2x, तो x = 5/2। अब ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रैखिक समीकरण का हल हो सकती है कोई भी परिमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगले प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। 16 के बाद में 17 नंबर का प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होगा। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप अगर पूछी जाती है तो पहले तो हमें पता हो कि बाह्य किस तरह से बनते हैं। ये अंदर बने जो सब आंतरिक, और जो बाहर बने वो सब बाह्यभुज, बाह्य कोण। तो बाहर इस तरह से बनने वाले सभी कोणों की माप कितनी होती है? किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा इसका आंसर? 360 डिग्री हमें ध्यान में होना चाहिए कि बहुभुज के बाह्य कोण, कौन से कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18, एक चतुर्भुज में भुजाएं होती है। अब चतुर्भुज कैसा होता है? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? बहुत आसान है। चतुर्भुज इस तरह से होता है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं दिख रही है? 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 4। तो सी ऑप्शन, और ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 19,
समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी सम्मुख भुजाओं का मतलब है आमने सामने की भुजाएं। तो सम्मुख भुजाएं कैसी होगी? ये हमारा चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं, इसके सामने वाली ये भुजा, इसके सामने वाली ये भुजा, तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, समान होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो गया? ए। और ये लिख दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। वर्ग और आयत के चारों कोणों की माप होती है। वर्ग और आयत के चारों कोणों की माप कितनी होती है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 180 डिग्री, प्रत्येक कोण 30 डिग्री। वर्ग और आयत, वर्ग और आयत, ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और ये आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री का, यहाँ बनने वाला कोण 90 डिग्री का, यहाँ सभी कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री के। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो आंसर क्या हो गया इसका 20वें प्रश्न का? वर्ग और आयत के चारों कोणों की माप होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद में हमारा 21वां प्रश्न, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा। चतुर्भुज में चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, 5 संख्या, यहाँ लिखा हुआ है संख्या के लिए निम्न में से मिलान चिन्ह पहचानिए। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 के बाद इस तरह से आड़ा काट दिया। 1 2 3 4 और इस तरह से आड़ा काट दिया, तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितनी डिग्री का होगा? वृत्त का केंद्र, घड़ी देखिए गोल घड़ी जैसा होता है। जब घड़ी में सुई एक चक्कर पूरा लगा लेती है तो उस पर चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर पूछा गया, कोण पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। तो हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया? 360। प्रश्न नंबर 24, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 24, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा, बताएं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सम है जिसकी बाहु, सम बाहु, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो उसमें तीनों कोण होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। 1 से 5 प्रश्नावली के सारे महत्वपूर्ण सूत्र और सूत्रों पर आधारित सवाल किस तरह से बन सकते हैं मैंने आपको इसमें बता दिया है 25 प्रश्नों में। आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। समझ आया और बताओ, मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।